प्रदर्शन दिखा रहे हैं, चाहे वो BEL हो, मज़गांव डॉक हो। मज़गांव डॉक आज 6% हुआ है, BEL भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा है। तो डिफेंस एज अ स्पेस क्या करना चाहिए, हालांकि वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं। नीतू जी, जब आप मज़गांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड या गार्डन रीच की बात करते हो तो लोग इसे डिफेंस से कंस्ट्रू करते हैं, कंपेयर करते हैं, बट ये शिप बनाने वाली कंपनियां ज्यादा है। शिप का जो धंधा है वो बहुत अलग होता है डिफेंस से। डिफेंस के अंदर में आप गोली बारूद हथियार बनाते हो, शिप बनाने में 3 4 5 साल लगता है और उसकी मात्रा आप समझिए 25 30 शिप भी एक प्रोग्राम में पूरे नहीं बनते, जबकि हथियार की जब बात होती है तो वो लाखों की संख्या में बनते हैं। तो पहली बात मेरी ओपिनियन में इसे शिप बिल्डिंग को डिफेंस से बात न की जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें कंज्यूम नहीं हो सकता। शिप आपका कंज्यूम नहीं होता जैसे कि गोली बारूद होता है। अब आ जाइए क्या करना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से युद्ध हुए थे, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, उसके बाद में नेवल में नया नया निवेश सरकार ने किया है, बजट भी इस बार जो था उसे बढ़ाया है। इन कंपनियों को ऑर्डर की भरमार पहले भी थी, अब भी रहेगी। इसके अलावा इन्हें कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलते हैं जो सरकार की मंजूरी के बाद ये बना सकते हैं। इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, वैल्यूएशन इनका हमेशा महंगा रहेगा। जब भी आपको इसमें कोई शार्प डिप मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है बाइंग करने के लिए। लेकिन अगर आप सोचते हो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिलेगा, वो ऐसा नहीं लगता। ओके अंशुल, 2 स्टॉक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 3.25% ऊपर है, 462 के आसपास का लेवल है, और दूसरा डेटा पैटर्न आज भी करीबन 5% ऊपर है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? मैडम, डेटा पैटर्न पे तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। सुबह एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेटा पैटर्न ओपनिंग में ही 32.25 पे बाई दिया था। 3300 का टारगेट था जो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश बाई देना अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह वहां पे मतलब हम देंगे। बट डेटा पैटर्न में आपको पूरा पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ। डेटा पैटर्न में 92 वीक्स हो चुके हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर या VCP कह सकते हैं, पैटर्न की फॉर्मेशन है। 3350 ये फाइनली ब्रेकआउट पॉइंट है। आज 10 डे मूविंग एवरेज से ओपन लो के साथ चला था तो हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया था। बट ब्रेकआउट कहाँ बनेगा? ब्रेकआउट बनेगा 3350 के ऊपर। 3350 के ऊपर टिक जाता है तो बहुत आराम से 4000 रुपए तक ये स्टॉक निकल जाएगा। तो अब या तो वापस से कहीं प्रीएम्प्टिव बाय स्ट्रक्चर बने या ब्रेकआउट बाय स्ट्रक्चर बने, तब बाय करना है। शुरुआती जो मौका था वो आज निकल गया। 3225 रुपए में सुबह मिल रहा था, तब आपके पास स्टॉप लॉस छोटा था 50 रुपए का। इमीडिएटली आपको 100 रुपए अपसाइड मिल गई है। 1:2 रिस्क फ्री होके आधी पोजीशन होल्ड करें। तो अब नेक्स्ट प्ले 3350 के ऊपर बनेगा 4000 रुपए के लिए, जब कंफर्म आपको वहां पे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। दूसरा BEL क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है अगेंस्ट मार्केट एंड अगेंस्ट पूरा डिफेंस बास्केट। ऑल टाइम हाई लगा रहा है आज स्टॉक। पिछला था 461.65, आज 465 का फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा है। बट अब ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट की कैंडल बनी थी 28 जनवरी को, उस दिन हाई था 457 रुपए। वहां से मूव देखिए, 457 से आज इतने दिन लगा के केवल 5-6 रुपए ऊपर गया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि मार्केट 7% गिरा और ये साइडवेज रह गया। तो हमने जैसे बात की थी कि या तो गिरा ना हो या बढ़ा हो। तो अगर मेरे पास बढ़ा हुआ साइड लाइफ जैसा काउंटर है और ये 0% गिरावट वाला स्टॉक है, तो आई वुड एनी डे सेलेक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये न्यूट्रल रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। अगर आपके पास है, लॉन्ग रखिए, स्टॉप लॉस अपडेट कर लीजिए। अब 430 रुपए का और टारगेट आपको 499 मिल सकता है। बट इससे अच्छे काउंटर्स हैं मार्केट में, तो मैं इसको अवॉइड करके चलूँ। अरुण सर, 2 दिग्गज स्टॉक्स की बात करते हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पे शार्प करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद आज थोड़ी बहुत रिकवरी है, 3% ऊपर है। L&T जहां पे लगातार 4 दिनों से हमको बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। 37% ऑफ देयर ऑर्डर बुक इज़ फ्रॉम मिडिल ईस्ट। दोनों ही स्टॉक्स पे अब आपका क्या नज़रिया बन रहा है? डिप्स पे खरीदना है?
देखिए, दोनों युद्ध से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जी और जिस एरिया में युद्ध हो रहा है खाड़ी में, वहां पे ये इनका बड़ा कारोबार है। जी रिलायंस क्रूड खरीदता है, क्रूड खाड़ी से भी आता है, अन्य जगह से भी आता है, लेकिन वहां पे युद्ध होने के कारण प्राइसेस एलिवेटेड हैं और अब सरकार ने एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर में बंदिश लगा दी है, जिससे कि जो क्रूड भारत आता है वो भारत में ही यूज हो। जहां तक लार्सन एंड टुब्रो का सवाल है, एल&टी का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पूरे मिडिल ईस्ट में हैं। अगर मैं ऑप्टिमिस्ट होकर व्यू सोचूं तो ये जो लड़ाई हो रही है इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वापस बनेगा, तो लॉन्ग टर्म में लार्सन टुब्रो जैसी कंपनी को फायदा होगा। ये युद्ध कितने समय चलता है उसमें प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो डिले हो जाएंगे, कुछ दिक्कतें, रुकावट देखने को मिलेगी, बट वो बहुत ज्यादा हो ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो जैसे आपने कहा, बाय ऑन डिप्स सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी और जो भी आप नया खरीदते हो उसके अंदर में आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिससे कि अगर ये युद्ध और लंबा हो जाता है जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे, तो आप एक लिमिटेड लॉस में निकल सकते। जी चलिए, दो और स्टॉक अंशुल डिस्कस करते हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज सेबी ने क्लियरेंस दिया है नेक्स्ट 30 डेरिवेटिव्स के लिए, उसके बाद ये स्टॉक में 4% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। और कमिंस इंडिया आज 3.25% ऊपर है, एक बार फिर 4733 के आसपास के लेवल है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, कमिंस और बीएससी से पहले एक टिप्पणी एल&टी पे भी कर देता हूँ। एल&टी देखिए 5 दिन में 15% गिरा है जी और जैसा अरुण जी कह रहे हैं कि एक लिमिटेड रिस्क के साथ आपको अपसाइड मिल सकती है, तो वो तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेडर हैं, लार्ज कैप स्टॉक है, 5 दिन में 15%, 15.32% करेक्ट हुआ है, आज ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ चल रहा है। एक बाउंस बैक प्ले आपको 50 डे मूविंग एवरेज 4050 तक मिल सकती है, तो 3960 पे हमने बाई दिया हुआ भी है, 4050 तक जाते हुए दिख रहा है। तो अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म जैसे स्कैल्पर या 2 से 5 दिन वाले स्विंग ट्रेडर है तो आपके लिए एल&टी में बहुत सेफ अपॉर्चुनिटी है आज के लो के स्टॉप लॉस से 4050 तक के लिए। दूसरा बीएससी में 2530 अपना टारगेट था, अगर आपको याद हो, जब गैप के साथ इसने 16 फरवरी को गैप के साथ ब्रेकडाउन फेल किया था, तब से ये था 2900 के आसपास, तब से हम 2530 की बात कर रहे थे। कल 2537 का लो बना के हैमर बना के क्लोज किया है, तो बाउंस बैक में आपको 2760 10-20 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा और ऊपर खींचता है तो 2820 ये लेवल तक आपको आराम से मिल सकता है। ओवरऑल बीएससी में हर बार जब डाउनसाइड आती है तो लो स्वीप करके ये वापस से ऊपर आ जाता है, तो जब तक वीकली पे किसी एक स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है ऑन द डिप्स, आप इसको बाई करके चल सकते हैं ऑन गुड लेवल। जैसे 2530 कल अच्छा लेवल था, वहां पे ओपनिंग पैनिक में जैसे मैंने रिलायंस बाई किया था, आप बीएससी बाई कर सकते थे। कमिंस में 3 डाउन डेज के बाद आज पुल बैक है, ये केवल एक छोटी सी पुल बैक है क्योंकि बुलिश मूव के बाद जो बेरिश पुल बैक है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 50 डे मूविंग एवरेज 4450 पे है, वहां तक ये नीचे आ सकता है ऑन पुल बैक। ये पहले एक बार आपको 4790 तक मिल सकता है, बट उसके बाद ये फिर नीचे मिलेगा आपको। अरुण सर, तो इस मार्केट में हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छा रुझान सेफ हेवन की तरफ बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन वो भी फिजल आउट हो गई उसके बाद। लेकिन ऐसे बाजार में इफ समबडी इज गेटिंग इनटू द मार्केट्स अफ्रेश, यानी कि उसको अपना नया पोर्टफोलियो बनाना हो, तो आप अभी खरीदारी की सलाह देंगे या आप बोलेंगे कि पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए उसके बाद ही खरीदारी करें? एंड व्हाट शुड बी द एसेट एलोकेशन लाइक? तो गीतू जी, इस बार होली की 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी। नॉर्थ इंडिया में कल होली मनाई गई और वेस्टर्न इंडिया में परसों बनाई गई। तो जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर में एक गिरावट देखने को मिली थी मंगलवार को, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की चेष्टा की थी। यही समझ में आता है कि जो लास्ट वीक में जो लोग घुसे हैं
उनके मार्जिन कॉल्स को लेकर एक बड़ी सेलिंग आई है, लेकिन अभी भी गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन जैसे लग रहे हैं। धीरे धीरे इसमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन लेवरेज निवेश न करें, क्योंकि लेवरेज निवेश में मार्जिन कॉल्स एक्सचेंजेस के ऊपर में बहुत ज्यादा आने लगे हैं, जो आपको नुकसान कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन की बात करें, 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो का आप गोल्ड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, और विद इन गोल्ड सिल्वर मेरा रुझान सिल्वर की तरह ज्यादा रहेगा, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी है, जबकि गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। करेक्ट। और इक्विटीज में सर, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप? देखिए, फिलहाल जो कंफर्ट है वो लार्ज कैप में ही मिल रहा है, तो उसी में निवेश ज्यादा रहे। जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप का है, अगर आप 100 रुपए बाजार में लगाते हैं तो 15 से 20 रुपए से ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में न लगाएं। जी अंशुल, कोल इंडिया के स्टॉक को देखना 5% ऊपर हो चुका है, आज काफ़ी अच्छा तेज़ है। कल भी एक मोमेंटम में था, क्योंकि अब ये माना जा रहा है एनर्जी सेक्टर में क्रूड के बाद जो है कोल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड की सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के वजह से कोल की कीमतें ऊपर जा सकती है। तो ऐसे में कोल इंडिया पे क्या करना चाहिए? मैंने इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। कल हमारी टीम ने कोल इंडिया बाई दिया था फ्यूचर्स में। वीकली चार्ट पे फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था, तो हमारी टीम ने बाई दिया है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हालांकि टारगेट हो गया है, बट कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल 481 तक ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। 460 पहला रेजिस्टेंस था वीकली चार्ट पे, प्रिसाइसली 459.85 ये पहला रेजिस्टेंस था, और दूसरा रेजिस्टेंस 482.7 पे है। तो ये दोनों टारगेट्स के लिए हमने दिया है, पहला हुआ है, दूसरे के लिए भी कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट लॉन्ग होंगे। 482.7 जाते हुए दिख रहा है वीकली पे, एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है 10 वीक मूविंग एवरेज पे। अरुण सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में क्या करना है? सर, एक ही गीतू जी, एक ही सेक्टर है जो सेफ है, जिसमें आपको पता है कि पैसे बनने की गुंजाइश है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर देश को आगे बढ़ना है, इकोनॉमी मजबूत जो है वो वैसी ही चलती रही, तो बीएफएसआई स्पेस में सबसे सेफेस्ट बेट है, और ये ठीक रहेगा। ध्यान में रखिए कि ये झटके बाजार में जो आते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए, और इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन वीकेंड के ऊपर में थोड़ी सी कम रखनी चाहिए फ्यूचर्स में। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अंशुल, आपका कोई स्टॉक जो हमें नजर में रखना चाहिए? मैडम, स्टॉक तो 2-3 हैं। वही एस्ट्रल है, शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए, एलएनटी है, डेटा पैटर्न्स वापस नया हाई, डेटा पैटर्न्स नया हाई बन रहा है, नवीन फ्लोरिन सुबह। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्टॉक सुबह सुबह होते हैं। अब आप बोलें तो मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि वहां से 1.5-2% स्टॉक बढ़ चुके हैं। नवीन फ्लोरिन 63.25 पे दिया था, अभी 6400 चल रहा है। डेटा पैटर्न 32.25 पे दिया था, अभी 3350 हो गया है। बट ये सारे स्टॉक्स तेज हैं, तो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली अपनी वॉच लिस्ट रेडी रखिए, और जब भी इस टाइप की कोई गैप डाउन ओपनिंग या कोई कंसोलिडेटिव ओपनिंग मिलती है, तो आपको बाई करके चलना चाहिए। एक स्टॉक जरूर फ्रेश ले दे रहा हूँ, जो अभी अभी ब्रेकआउट दिख रहा है फ्लैट पैटर्न का, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, 1440, 1450, 1440 के आसपास है। इस स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। आज का लो है 1409 रुपए, तो 1400 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 50 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। खींचा तो स्टॉक आराम से 1650 रुपए तक खींच सकता है। अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, और सारी चीजें डेली पे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा फ्लैग। अगर आप इसी को वीकली पे कन्वर्ट कर देंगे, किर्लोस्कर ऑयल इंजन को, तो वीकली पे आपको दिखेगा बहुत बड़ा, एकदम बहुत ही बड़ा वाला 89 वीक्स का कपनैंडल पैटर्न। तो मैं फिलहाल 1600 रुपए के लिए बाई दे रहा हूँ। 1600 के बाद जब पुल बैक लेगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा, तब मैं वापस से बड़े टारगेट के लिए बाई दूंगा। तो फिलहाल प्रीएम्प्टिव बाई है 1400
अगर स्टॉप लॉस लीजिए। ये आपका गलत क्यों आ रहा है? आप किर्लोस्कर ब्रदर लगाएं, किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ मैं। 1440 1450 चल रहा है, जी वो अंशुल लेना बहुत है 1600 1650 के लिए। या हाँ ये वाला। चलिए अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच ये फॉर तो योर टाइम। गलत है मैडम, सुनील जी वेट कर रहे हैं।